नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। कोरोना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो इस बुलेटिन में हम बातचीत करते हैं देश में कोरोना के स्थितियों को लेकर, किस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, क्या कुछ है स्थितियां, उसके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। आपको तमाम आंकड़े भी बताते हैं ताकि आप सतर्क रहें, सजग रहें। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपसे एक अपील कि अभी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, पालन करें उसका, मास्क का प्रयोग जरूर करें, गाइडलाइन जो भी सरकार के द्वारा आ रही है उसका पालन आप जरूर करें। चलिए अब फटाफट आपको बता देते हैं कि कोरोना को लेकर दिन भर का क्या कुछ अपडेट रहा है। तो देश में कोरोना का संक्रमण कम लेकिन बढ़ा है मौत का ग्राफ। जी हां, देश में कोरोना का संक्रमण कम, लगातार दूसरा दिन जो है वो 3 लाख से कम संक्रमित मरीज मिले हैं। मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। लगातार बढ़ते हुए मौत के आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में रिकॉर्ड 4,334 संक्रमितों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। इसमें से 7 मई को, इससे पहले अगर बात करें तो 7 मई को 4,233 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद आज जो आंकड़े आए हैं उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 राज्यों में लगी है लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। तो यह स्थिति है 19 राज्यों में, देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी लॉकडाउन जैसी स्थितियां। केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी में भी लॉकडाउन जैसी स्थितियां। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन। सिक्किम, मेघालय, इसके अलावा नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी आंशिक लॉकडाउन। तो ये स्थितियां हैं देश में। और अगर बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के अनुसार अब तक 269 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है कोरोना के कारण। बिहार में भी अगर आपको बताएं तो बिहार में 78 मरीजों की मौत हुई है, यह कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई राज्यों के जिलाधिकारियों और जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है। इसमें मंत्रिमंडल के भी कई मंत्री मौजूद रहे हैं। तो यह स्थिति है जिस तरीके से स्थितियां हैं देश में कोरोना अपडेट को लेकर। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे स्थितियां क्या हैं और क्या नहीं है। राजेश, फिलहाल स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ने भी आज बैठक की है, अधिकारियों के साथ तमाम बातें कही हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो तो गिरी है लेकिन मौत का ग्राफ बढ़ गया। ये ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है अविनाश की मौत का आंकड़ा, जो कि सबसे जरूरी है। मौत के आंकड़े को रोकना, अगर संक्रमण दर, कई बार ऐसा हुआ है कि संक्रमण दर अगर बढ़ा है और हम लोगों को मरने से बचा लेते हैं तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि लगातार मौतें हो रही हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है और सरकार की तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर आपने किस तरह की व्यवस्था दी है, क्या वाकई में आपने व्यवस्था दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो फिर ये मौत क्यों हो रही है, कौन इसका जिम्मेवार है। और मौत का तो जो आंकड़ा है राजेश, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 43,000 से अधिक मौतें, माफ कीजिएगा 4300 से अधिक मौतें। ये तो और चिंता की बात है ना कि ये आपका जो आंकड़ा है ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आप ही का आंकड़ा हर बार रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है और आप कर क्या रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। कभी सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं, कभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और निकल क्या रहा है। देखिए पूरे स्थिति आप देखेंगे पिछले 1 साल से हिंदुस्तान जो है कोरोना की चपेट में है और हर बार प्रधानमंत्री का अगर आप भाषण देखेंगे या फिर पब्लिक से बात करते हुए उनका जो स्टेटमेंट देखेंगे वो 3-4 पॉइंट पर ही घूम रहा है। तो टेस्टिंग करना है, उसके बाद वैक्सीनेशन करेंगे, उसके बाद कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, हमें गंभीरता से लड़ना है, हम सबको मिलकर लड़ना है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, हम लड़ पा रहे हैं क्या? हम सच्चाई ये है कि लड़ नहीं पा रहे हैं, हम कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और कोरोना अपना काम कर रहा है। ये हम सबकी नाकामी की ओर इशारा कर रहा है। ये नाकामी की तरफ इशारा कर रहा है। और आज जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना अपना काम कर रहा है, जरा आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। जरा कोरोना के आंकड़ों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देश में पिछले 24 घंटे की अगर बातचीत करें तो जरा आंकड़े आप भी देख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं वो आंकड़े कि देश में 24 घंटे में कितने मरीज मिले। देखिए यह स्थिति है, ये तो वैक्सीनेशन की स्थिति हुई, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में देश की क्या स्थिति है। 2,63,533 नए मरीज मिले हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है 4,22,436। लेकिन मौत का आंकड़ा जो वाकई में चिंता बढ़ाने वाला है,
4,329 पिछले 24 घंटे में लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,53,765। अब जरा देश में अब तक का कुल आंकड़ा भी देख लीजिए कि अब तक के कुल आंकड़े कितने हैं। 2,52,28,996। यह स्थिति है कुल कंफर्म्ड केस जो पिछले साल से लेकर अब तक हुए हैं, जिसमें से 2,15,00,000 से अधिक, लगभग 2,16,00,000 का आंकड़ा है, ये ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या देख लीजिए 33,53,765। कुल डेथ की अगर बात कर लें तो 2,78,719। अब देश में जरा मौत का आंकड़ा से पहले आपको राज्यों की स्थिति भी हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों की क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से वहां पर। बिहार की स्थिति देखिए, नए केस जो पिछले 24 घंटे में मिले हैं वो 5,920, डिस्चार्ज यानी कि रिकवर जो हुए हैं वो 11,216। पिछले 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई है, जबकि 69,698 लोग एक्टिव हैं। यह स्थिति है बिहार की। झारखंड की स्थिति भी देख लीजिए। झारखंड की स्थिति की बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 2,507 मरीज मिले हैं, जबकि 5,463 मरीज ठीक हुए हैं, 60 मरीजों की मौत हुई है और 33,534 लोग फिलहाल एक्टिव हैं। यह स्थिति है झारखंड की। यूपी की स्थिति देख लीजिए। यूपी में पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। 9,345 नए मरीज मिले हैं, 23,045 मरीज ठीक होकर घर गए हैं, 271 मरीजों की मौत, जबकि 1,49,032 लोग फिलहाल एक्टिव हैं। वही अगर कर्नाटक की स्थिति की बात कर ले, सबसे ज्यादा खराब कर्नाटक की स्थिति है। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। 6,03,660 लोग एक्टिव हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 476 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर जो नए मरीज मिले हैं उनकी संख्या 38,603 है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 34,635 है। तो यह स्थिति कर्नाटक की है। केरल की स्थिति देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में 21,402 नए मरीज मिले हैं, लेकिन रिकवरी दर बहुत ज्यादा है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 99,651 लोग ठीक हुए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 87 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,62,675। केरल की स्थिति रही है। महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में 26,616 नए मरीज मिले हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 48,211 है। 1,000 लोगों की पिछले 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,48,000 यहां पर है। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है। बंगाल की स्थिति देख लीजिए। पिछले 24 घंटा में 19,003 नए मरीज मिले हैं, 19,101 मरीज ठीक होकर घर गए हैं, 147 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,31,560 मरीज फिलहाल यहां पर एक्टिव है। यह स्थिति बंगाल की है। अब जरा आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं और उसके बाद न्यूज रूम चलेंगे और बातचीत करेंगे हमारे संपादक राजेश से। लेकिन देश में मौत का आंकड़ा कितना है, पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको यह समझ में आएगा कि उस दिन नए मरीज कितने मिले थे और उस दिन कितने लोगों की मौत हुई थी। तो ये देखिए 13 मई का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 3,62,727 लोग पॉजिटिव मिले थे, यहां 4,120 लोगों की मौत हुई थी। 12 मई का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, जहां 3,48,421 लोग पॉजिटिव मिले थे, यहां 4,205 लोगों की मौत हुई थी। वहीं अगर 13 मई की बात कर ले तो माफ कीजिएगा 14 मई का यह आंकड़ा है। 14 मई की अगर बात कर ले तो यहां पर 3,43,144 नए मरीज मिले थे, 4,000 लोगों की इस दिन मौत हुई थी। 15 मई का आंकड़ा देख लीजिए। 3,26,098 नए मरीज मिले थे और 3,890 लोगों की यहां पर मौत हुई थी। 16 मई का जो आंकड़ा है वो बता रहा है आपको कि 3,11,170 नए मरीज मिले थे, लेकिन मौत का आंकड़ा देखिए यहां 4,077 है, यानी कि 15 मई से ज्यादा है। 16 मई से फिर ज्यादा हो गया है मौत का आंकड़ा, क्योंकि 17 मई को जो आंकड़े आए थे वो आपके सामने हैं। पॉजिटिव मरीज की संख्या यहां पर कम है, 2,81,386, लेकिन मौत का आंकड़ा देखिए 16 मई से ज्यादा है, 4,106 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं अगर 18 मई का आंकड़ा आपको बताएं तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखिए यहां पर कम हुई है, 2,63,533, जबकि जो 17 मई को मौत हुई थी उससे ज्यादा मौत 18 मई को जो आंकड़े आए हैं वो बता रहा है, जहां पर आप देख रहे थे किस तरीके से 4,300 कुछ लोगों की मौत हुई है। यह स्थिति है। अब जरा ठीक होने वाले मरीजों का भी आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि देश में कितने मरीज ठीक हो रहे हैं। दिन बाई दिन का आंकड़ा देखिए। 14 मई का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ये आंकड़े जो हैं वो आपको बताएंगे कि इस दिन 3,43,144 मरीज मिले थे, लेकिन ठीक होने वाले की संख्या 3,44,777 थी। यह स्थिति है 14 मई की। अब जरा 15 मई की स्थिति भी देख लीजिए। नए मरीजों की संख्या उस दिन 3,26,098 थी, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा थी, 3,53,299 लोग यहां पर ठीक हुए थे। 16 मई को 3,11,170 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इस दिन ठीक होने वालों की संख्या और ज्यादा हो गई, 3,62,400
37 लोग यहां पर ठीक होकर अपने घर वापस गए। 17 मई का आंकड़ा देख लीजिए, जो नए मरीज मिले थे वो 2,81,386 थे, लेकिन ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,78,741 था, यानी कि रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 18 मई का आंकड़ा और ज्यादा है, नए मरीजों की संख्या 2,63,533 है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,22,436 है। लगभग दुगना का आंकड़ा इसको कहा जा सकता है। स्थिति यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। अब जरा आपको बताएंगे किस तरीके से वैक्सीन है, वैक्सीन कितनी लगाई गई है, जरा ये भी आंकड़ा देख लीजिए। अब तक कुल 18,44,22,218 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं, जो मंगलवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए हैं। पहला डोज जो है वो 14,24,00,000 के आसपास लोगों को लगाया गया है। दूसरा डोज जो है वो 4,20,00,000 के आसपास लोगों को लगाया गया है। एक बार फिर से चलते हैं जरा न्यूज रूम, हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, ये स्थिति है आंकड़ों की, आपने देखा किस तरीके से आंकड़े, एक तो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, अब इसको कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए, जो आंकड़ा दिया जा रहा है और जिस आंकड़े के जरिए सरकार बात कर रही है, उस आंकड़े को अगर देखें और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर अगर बात करेंगे, वहां जाकर देखेंगे तो दोनों में फर्क है। सबसे बड़ा सवाल जो आपने सबसे पहले उठाया है, वो सवाल सबसे मतलब एक कह सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि मौत पर हम विराम नहीं लगा पा रहे हैं, हम जो आंकड़ा है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही है, जो आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं, तो भी अभी बहुत कम है। आप फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में देखें तो बहुत कम है, हम बहुत कम अभी वैक्सीनेशन कर पाए हैं। कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर अभी वैक्सीनेशन में आप कह सकते हैं कि 1% ही हम वहां वैक्सीनेशन कर पाए हैं, या फिर वहां वैक्सीन ही नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। तो रह गया जो संक्रमण दर की अगर बात कर दी जाए, सरकार कह रही है कि संक्रमण दर में अब कमी आ रही है, तो ये लॉकडाउन लगा है तो उसका कुछ असर हुआ है, इसलिए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसको वाकई में इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो जो अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पिछले 1 साल से जिस बात पर वो अड़े हुए हैं और लगातार कह रहे हैं, तो कि टेस्टिंग बढ़ानी है, वैक्सीनेशन करना है, कंटेनमेंट जोन अगर मिल रहा है तो वहां पर काम देखना है, ऑक्सीजन बढ़ानी है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं जो करने की बात सरकार कर रही है, वो वाकई में ग्राउंड लेवल पर अस्पताल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां तक तो कम से कम पहुंच होनी चाहिए। हम इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब कोरोना जो है शहर से थोड़ा सा बाहर निकला है और ग्रामीण स्तर तक भी पहुंच गया है। बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी और स्टेट की बात करें, वहां भी ग्रामीण स्तर में कोरोना ने अपना पांव पसारा है, अपना असर दिखाया है, कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो मेरा कहना यह है कि इस पूरी स्थिति को देखते हुए आंकड़े की धोखेबाजी में हम ना पड़ें, और अगर आंकड़ा दे रहे हैं तो आंकड़े के साथ साथ उस पर अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद जो विशेषज्ञ हैं जो सलाह दे रहे हैं, जो कि अक्सर सरकार सलाह नहीं मान रही है, जिसका खामियाजा आज भारत की आम जनता जो है भुगत रही, तो उस पर आंकड़े का जो रिजल्ट आ रहा है, जो विशेषज्ञ सलाह दे रहा है, उस पर कार्रवाई करने और ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल काम करने की जरूरत है। राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं इस पर काम करने की जरूरत है। एक आंकड़ा आज जो आया है वो केरल का आंकड़ा है, जहां रिकवर हुए मरीजों की संख्या 99 लाख से ज्यादा है एक दिन में। ऐसा देश में पहले नहीं देखा गया है कि एक राज्य में इतने बड़े स्तर पर रिकवरी हुई है। तो क्या केरल में किस तरीके से हुआ, इसको भी अध्ययन करने की जरूरत है। वहां के किस तरीके से क्या कुछ ट्रीटमेंट हुआ था कि एक दिन में इतने लोग ठीक हो गए, तो इस पर भी काम करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल, केरल अपने आप में शुरू से हिंदुस्तान में केरल एक ऐसा स्टेट है जो एजुकेशन के मामले में या अन्य मामले में, सुव्यवस्था के मामले में अगर बात करेंगे या हेल्थ सेक्टर में भी अगर बात करेंगे, तो केरल के का हेल्थ सेक्टर अपने आप में एक उदाहरण है, एक पेश करता रहा है। आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर ज्यादातर खाड़ी देश में आप देखेंगे तो वहां के जो डॉक्टर या वहां के जो पैरामेडिकल स्टाफ आपको केरल के मिलेंगे। यहाँ तक केरल में भी उनका अपना एक जलवा है। मेरा कहना यह है कि केरल मॉडल जो आया है, इससे पहले महाराष्ट्र में जो नागपुर मॉडल जो सामने आया, जो नितिन गडकरी ने वहां बजाते खुद रहकर मॉनिटरिंग की और वहां के हालात को लोगों के बीच में रखा और स्थिति वहां सुधरी। तो वैसे स्थिति में जो केरल मॉडल है, जिस तरह से केरल गवर्नमेंट ने काम किया, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था ने काम किया, लोगों ने कैसे सहयोग किया, इसको अध्ययन करने की जरूरत है। बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि इसी तरीके से जहां बेहतर काम हो रहा है उसको अध्ययन करके दूसरे जगह पर भी लगाने की जरूरत है, ताकि अगर उससे बेहतर रिजल्ट मिलता है तो उस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल बन रही राजेश, आप
फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये स्थितियां हैं कि केरल में पिछले 24 घंटे में 99,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। ये वाकई में अपने लिए, केरल सरकार के लिए या केरल के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर खबर है। हालांकि इस बुलेटिन में अभी बातचीत करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर कहां आ गई है, कहां मिले हैं उसके नए वेरिएंट और किस तरीके से वो भारत में असरदार हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले बातचीत जरा बिहार को लेकर कर लेते हैं। बिहार में कोरोना का क्या हाल है? तो बिहार में 32 दिन के बाद 6,000 से कम नए संक्रमित मिले हैं। यह वाकई में एक अच्छी खबर है बिहार के लिए। पिछले 24 घंटे में 5,920 नए पॉजिटिव मरीज मिले। यह आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पिछले 24 घंटे में 1,25,442 सैंपलों की जांच की गई है। बिहार में 16 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से कम संख्या में नए पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो यह स्थिति है। पटना में सर्वाधिक 1,189 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो बिहार में 5% के नीचे संक्रमण दर आ गया है, जो वाकई में बिहार के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 4.72% पर पहुंच गई है और राज्य में रिकवरी का दर जो है वो बढ़कर 88.81% पर आ गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो बिहार में 69,697 लोग फिलहाल एक्टिव हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो बिहार में 96 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद बातचीत तीसरी लहर पर करेंगे, लेकिन एक बार पहले न्यूज रूम चलते हैं। हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी सी बिहार को लेकर बातचीत कर लेते हैं। राजेश, जिस तरीके से बिहार की स्थितियां हैं, मौत का ग्राफ यहां भी बढ़ा है लेकिन रिकवरी दर यहां भी बढ़ रही। स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, राहत भरी खबर जरूर कह सकते हैं कि लोगों को इस आंकड़े के जरिए राहत मिली है। हालांकि पटना की अगर बात करने, बिहार की राजधानी है, तो वहां भी कुछ स्थिति में सुधार हुआ है, चाहे एनएमसीएच या पीएमसीएच या एम्स या तमाम जो यहाँ के बड़े अस्पताल हैं, वहां पर अगर जाएंगे तो पहले जैसी अफरा तफरी की स्थिति नहीं है। वहां पर हालात, हाँ बिल्कुल, हालात बेहतर देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरी चिंता एक ये है, और मुझे लगता है कि तमाम जो देश के लोग हैं उन सबकी एक चिंता है कि अगर हालात तो सुधरना है, अगर सब लोग, हम लोगों ने चाहा तो जल्दी हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हालात सुधरने के बाद पुनः इसकी वापसी नहीं होगी। अगर होगी तो हमारी क्या तैयारी है? अभी आपने कहा कि हम बिहार की चर्चा करेंगे, उसके बाद तीसरी लहर पे अभी हम बातचीत करने वाले हैं, जो वाकई में अपने लिए एक विशेष खबर है, बहुत बहुत बड़ी खबर हम अभी बातचीत करने वाले हैं राजेश। लेकिन जरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आपने कहा कि वाकई में अब उस तरीके से आपाधापी नजर नहीं आ रही है जो कम से कम 10 मई तक या 11 मई तक देखने को मिल रहा था। जो स्थिति थी, जो यहाँ शमशान घाटों पर स्थिति नजर आ रही थी या फिर दूसरे जगहों पर स्थिति आ रही थी, या फिर हमने बक्सर की तस्वीर देखी। अभी माननीय हाईकोर्ट ने भी सवाल किया बक्सर की तस्वीर को लेकर, क्योंकि बक्सर में गंगा घाटों पर सैकड़ों शव मिले और इसके बाद स्थितियां खराब हो रही थी। लेकिन अब उस तरीके से अस्पतालों में आपाधापी नजर नहीं आ रही। नहीं, देखो, अस्पताल में हालात आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन इस कंट्रोल के बाद हम कितने देर तक इसको कंट्रोल में रख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसलिए खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि 15 जून के बाद मानसून दस्तक देगा और कोरोना अगर तीसरे फेज में पहुंच गया, वैसे स्थिति में जो उत्तर बिहार का इलाका है, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, वहां पर फिर हम क्या तैयारी कर पाएंगे? अभी बिहार सरकार ने तैयारी की है और तमाम बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर वहां के डीएम को, वहां के एसपी को कहा है कि आप तैयारी शुरू कर दो। लेकिन मेरा सवाल यह है, जो राहत केंद्र बनाए जाएंगे, जो बांध पर जो जान बचाने के लिए लोग बैठेंगे अपने पशु पक्षी और तमाम अपने आप को लेकर, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? वहां कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा? वहां कैसे बचे हुए शेष जगहों पर टीकाकरण पूरा हो पाएगा? ये कई ऐसे सवाल हैं, ये कई ऐसी चुनौतियां हैं जो बिहार सरकार समेत अन्य तमाम स्टेट के पास में ये चुनौती है। लेकिन मुझे लग रहा है अभी तक जो इनपुट है सरकार की तरफ से, इस पॉइंट पर सरकार अभी तक कोई बात नहीं कर पाई है। बाढ़ को लेकर तैयारी हो रही है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाके में कोरोना की क्या तैयारी होगी? जब बाढ़ उफान से होगा, गंगा उफान से होगी, क्या तैयारी होगी? इसका अभी तक कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो रोड मैप अभी तक नजर नहीं आ रहा है। राजेश साहब बने रहिए, थोड़ी सी तीसरी लहर पर भी आपसे बातचीत करेंगे। तो यह स्थिति है कि बिहार में रोड मैप की बेहद जरूरत है। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है और उत्तर बिहार में स्थितियां खराब होती हैं तो उसको लेकर सरकार किस तरीके से तैयारियां कर रही है, इस पर भी सरकार को रोड मैप बनाने की जरूरत है कि अगर एक जगह पर लोग इकट्ठा होंगे, लोगों को एक सीमित जगह पर रखने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल को कैसे पालन कराया जाएगा, उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, यह बड़ी खबर है। लेकिन तीसरी लहर का खतरा इस बीच नजर आया है और तीसरी लहर पर बातचीत करेंगे। सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। जी हां, यही बड़ी खबर है कि सिंगापुर में
कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। कोरोना का वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है, यह कहना है सीएम केजरीवाल का। बताया जा रहा है कि भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। सीएम केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है। केंद्र सरकार से सीएम केजरीवाल ने अपील की है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, रद्द किया जाए। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो, यह कहना है सीएम अरविंद केजरीवाल का। सिंगापुर सरकार ने तो स्कूलों को फिलहाल बंद करने की घोषणा कर दी है। सिंगापुर सरकार की बात करें तो सिंगापुर सरकार ने सभी स्कूलों को 28 मई तक के लिए पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो सिंगापुर में जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर सिंगापुर सरकार ने युवाओं को तेजी से वैक्सीन देने की योजना वो तैयार की है उसने। सिंगापुर के शिक्षा मंत्री चान चून सिंह के मुताबिक नया वेरिएंट बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो यह स्थिति है सिंगापुर की। एक बार जरा सीएम केजरीवाल का ट्वीट भी दिखा दीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से ट्वीट किया है सीएम केजरीवाल ने। तो अगर सीएम केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, पहला नंबर वो कह रहे हैं कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। तो सीएम अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट है। चलते हैं जरा हमारे संपादक राजेश के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या ये पहली बार सिंगापुर में नया वेरिएंट पाया गया है या फिर भारत में भी ये वेरिएंट पहले ही मिल चुका है। राजेश, जो खबर आ रही है कि सिंगापुर में नया वेरिएंट मिला है, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। सिंगापुर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तमाम स्कूलों को बंद कर दिया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वेरिएंट पहले भारत में भी आ चुका है क्या? नहीं, बिल्कुल है। आपका जो सवाल है वो सवाल जायज है। सिंगापुर सरकार एक्टिव है, सिंगापुर की सरकार वहां काम कर रही है, बच्चों को लेकर चिंतित है, ये काफी अच्छी बात है। हर देश अपने नागरिक को लेकर अगर चिंतित हो और काम करे तो ज्यादा बेहतर है। जो आपका सवाल है कि भारत में भी पिछले साल दिसंबर में इसका वेरिएंट देखने को मिला था महाराष्ट्र में, और इसको लेकर आपको बता दें ये WHO ने भी सचेत किया था। WHO ने कहा था कि आप इस पर थोड़ा सक्रियता दिखाएं और इसे गंभीरता से लें। लेकिन हमारी जो सरकार है इस मामले को कभी गंभीरता से नहीं ली। कोरोना को लेकर हमारी सरकार कभी गंभीर नहीं रही। सिर्फ कभी ताली बजाना, कभी घंटी बजाना और जो एक प्रोपेगेंडा होता है, एक जो प्रचार इमेज बिल्डअप का जो काम उन्होंने पॉलिटिकली रूप से किया, लेकिन उस गंभीरता को कभी लिया नहीं। WHO ने भी कहा था दिसंबर में महाराष्ट्र में ये वेरिएंट पाया गया है। और उसके साथ ही साथ सिंगापुर सरकार ने जो एक्शन दिखा रही है ये बेहतर कदम है। इसके अलावा देश सिर्फ सिंगापुर ही नहीं, तकरीबन विश्व के 44 ऐसे देश हैं जहां पर सिंगापुर वेरिएंट देखने को मिला है। मतलब आप जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं राजेश, तीसरी लहर के बारे में जो बातचीत की जा रही है, दुनिया जिसके बारे में बातचीत कर रही है, नया वेरिएंट जो कोरोना का सिंगापुर में पाया गया है, ये और भी 44 देशों में मिल चुका है। बिल्कुल, ये और 44 मतलब अगर के राघवन की बात कही जाए राजेश, तो वो कहीं ना कहीं उनका इशारा जो था, उनकी बातें थी, अब चरितार्थ होती हुई नजर आ रही हैं कि अगर 44 देशों में नया वेरिएंट मिला है तो हमने कोरोना को पहले भी जाना था। इंडिया को, भारत को ये बातें पहले पता थी कि चीन में इस तरीके से कोरोना कुछ चल रहा है, लेकिन हम रोक नहीं पाए, कोई देश इसको रोक नहीं पाया। तो ये क्या माना जाए कि भारत इसे रोकने में किसी तरीके से अब बचाव कहीं एकमात्र उपाय है? भारत सरकार को इस पर बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। काम करने की शुरू से जरूरत थी, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। अब यहाँ जरा देखिए कि जिस तरह से टीका लगने की बात है, टीका नहीं है, टीका नहीं लगाया जा रहा है और यहाँ की सरकार टीका दूसरे देशों में भेज गई। तो ये बड़ा इशू है। दूसरी बात है कि जो यहाँ के वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो लगातार सरकार को सचेत करते रहे। जवाब चाहा कि आप इस क्या काम कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आया। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर मार्च में ही कह दिया था कि नहीं, हमने तो कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया। हम लोगों ने कभी अपने जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इस तक देखिए, कोई राजनेता, बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो डॉक्टर हैं या कोरोना को लेकर या वायरस को लेकर विशेषज्ञ हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो, अब कोई भी विशेषज्ञ अगर कोई सलाह दे रहा है, मैं पत्रकार हूं, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। अगर कोई पत्रकार ये समझ ले कि मैं इसका विशेषज्ञ हूं, मैं कह रहा हूं सही है, ये गलत होगा। हमारे राजनेताओं में यही इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि जो विशेषज्ञ थी, जो कमेटी बनी थी और उन लोगों ने जो सलाह दिया, उसकी सलाह को इन लोगों ने दरकिनार किया। दबाव में इन्होंने ये दिखा दिया कि हमने तो भाई कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बना दिया है, सलाहकार कमेटी बना दी है, वो सलाह जो आएगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन जो सलाह दिया गया उस पर सलाह पर कभी काम नहीं किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही
तीसरे फेज की लहर की बात की गई, फिर कहा गया कि थोड़ा सा सचेत रहने की बात है, बाद में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और अब जो सिंगापुर वेरिएंट आया है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है, जो चिंता जाहिर की है, ये केंद्र सरकार और भारत की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। और साथ ही साथ आम आवाम भी इसे गंभीरता से ले, क्योंकि जब तक आम आवाम की सहभागिता नहीं होगी तो सिर्फ सरकार के भरोसे हम ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ऑलरेडी पहले से खराब है। ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। हम जो पैसा हेल्थ सेक्टर में खर्च करते हैं वो बहुत कम है अविनाश, बहुत कम, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। आप जरा देखिए, अगर करना ही है तो आप अपने बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार का कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो छोड़ दीजिए, यहाँ का सदर अस्पताल, यहाँ का जो सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है, वहां पूरी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और ये तकरीबन 2-4 स्टेट, बड़े स्टेट छोड़ दें, जैसे केरल एक बड़ा स्टेट है, केरल में एक स्वास्थ्य के सेक्टर में बढ़िया काम हुआ है, दूसरे स्टेट में किसी ने कोई बेहतर काम किया है क्या? सिर्फ ऊपर शहरी इलाके में कुछ 2-4 अस्पताल को बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बेहतर नहीं हुआ। ना हम डॉक्टर उपलब्ध करा पाए, ना हम बेड उपलब्ध करा पाए, ना वेंटिलेटर की हमने व्यवस्था की, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था। लगातार सुप्रीम कोर्ट और स्टेट की तमाम हाई कोर्ट ये सवाल खड़ा कर रही है सरकार के पास, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो आंकड़ा भी जो कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भरमाने का काम किया जा रहा है। और केजरीवाल ने ये ट्वीट किया है और जो खबरें आ रही हैं उसके बाद भारत सरकार को अब इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि जो सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी दे रहे थे। तो स्थितियां ये हैं कि अगर सीएम केजरीवाल कह रहे हैं तो वाकई में सुनने वाली बात है, क्योंकि वो अपने देश के लिए ही कुछ कह रहे हैं। बच्चों के लिए अगर ये खतरनाक हो सकता है तो वाकई में सरकार को और गहनता से इस पर विचार करने की जरूरत है और सही तरीके से सही समय पर सही फैसला लेने की जरूरत है। आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हमारी कोशिश है कि हम आप तक सही सटीकता के साथ सार्थक वाली खबरें पहुंचाएं। हमारी ये तनिक भी मंशा नहीं है कि आप इससे घबराएं या डरें। आप सचेत रहिए। हमारी कोशिश यही है कि आप सब चीज को समझिए और अपना बचाव आप करते रहिए। जाते जाते आपसे एक बार फिर से अपील कि आप अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखिए। फिलहाल इस कोरोना बुलेटिन में इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।